हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज हमारा अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट सेशन नंबर 2 फॉर डीटी आईडीटी, जहां पे हम देखने वाले हैं व्हाई, व्हेन एंड हाउ ऑफ इनकम टैक्स, कि कैसे क्यों हमारे इनकम टैक्स सिलेबस में लाया गया, कब इनकम टैक्स लगता है एंड कैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेशन में देखा था कि जीएसटी क्या होता है, हमारे सिलेबस में जीएसटी कितना पोर्शन कवर करता है एंड क्यों गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया एंड फाइनली जीएसटी होता क्या है। सेम हम आज भी कवर करने वाले हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, कितना होता है हमारे सिलेबस में कवर्ड, प्लस हम इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ कि जीएसटी होता क्या है। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी दिसंबर 25 में फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ा उनका भी भला हो जाए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स कितना पोर्शन कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉड्यूल नंबर 1 रहेगा। मॉड्यूल 1 में आपके 4 यूनिट्स रहेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट रहता है, 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है। प्लस बाकी के 3 यूनिट में से एक या दो एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो मिनिमम 10 मार्क्स का इस मॉड्यूल से आपका आएगा ही आएगा। देन मॉड्यूल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपका मिनिमम 35 मार्क्स का आएगा, प्लस आपके 2 to 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो मतलब टोटल 42 मार्क्स का आपका यहां से कवर हो जाता है। 5 हेड्स हैं, सबसे पहले सैलरीज है, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, देन कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 यूनिट्स है, ईच यूनिट में से 7 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आते ही है, तो मतलब मिनिमम 35 प्लस 2 to 3 एमसीक्यूज यहां से बन जाते हैं। एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके और क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल नंबर 3 से आते हैं, जिसमें आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस एंड टैक्सेशन सारे आपके चैप्टर्स मिला के आते हैं, प्लस 2 to 3 एमसीक्यूज यहाँ से भी बनते हैं। तो मतलब यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं, आपका 20 to 30 मार्क्स का आपका मॉड्यूल नंबर 3 से आ जाता है। तो मतलब इनकम टैक्स हमारा मेजर पोर्शन कवर करता है एंड देन जीएसटी कवर करता है। अब एक बार हम एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, टोटल 128 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमें 100 मार्क्स का अपीयर करना होता है। अभी 128 मार्क्स कैसे बाइफरकेटेड रहता है, सेक्शन नंबर 1 रहता है, सेक्शन नंबर ए रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें 15 पार्ट्स होते हैं एंड ईच क्वेश्चन क्या होता है, 15 एमसीक्यूज होता है 2 मार्क्स के, तो मतलब 30 एमसीक्यूज आते हैं। प्लस इस 30 एमसीक्यूज में स्टार्टिंग के 6 एमसीक्यूज जनरली 6 to 7 आपके डीटी के रहता है एंड बाकी आईडीटी के रहता है। देन आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन रहता है, 2 पार्ट्स के ऑफ 7 ईच, मतलब 98 मार्क्स का आता है, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहते हैं ऑफ 2 पार्ट ईच इंटू 7, मतलब 56 मार्क्स का आपका आ जाता है डायरेक्ट टैक्स का, एंड रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच ऑफ 7 कितना आ जाता है आपका 42 मार्क्स का आईडीटी आ जाता है। आईडीटी हमने लास्ट पोर्शन में कवर किया था, लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हमारा है डीटी पार्ट, ठीक है ना। तो मतलब हमारा मिनिमम कितना आ रहा है, 68 मार्क्स का टोटल अप्रॉक्स हमारे डीटी कवर कर रहा है एंड बाकी का 60 मार्क्स के आसपास हमारा आईडीटी कवर कर रहा है। तो चलिए अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी आपने दिसंबर 25 में अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो हमारी वेबसाइट पे आपके लिए स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको खाली 999 की पेमेंट करनी है। इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे हमारे लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस ई बुक्स आपको एक्सेस कर दी जाएगी। कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस जब आपके रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 750 और 500 का सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा, प्लस आपके लिए स्कॉलरशिप भी है। तो अगर आप तक अभी आपने वीडियो नहीं देखी है तो लाइव सेशन हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो अभी जाके देखिए। एंड चलिए अब फाइनली अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं या अपना टॉपिक स्टार्ट करता है, जो हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। टॉपिक्स क्या क्या कवर रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई, एंड देन इनकम टैक्स क्या है ये समझेंगे, गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करती है, एंड देन हम कैसे टैक्स पे करते हैं, फाइनली रिटर्न ऑफ इनकम। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा व्हाई वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स। हमें इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, या फिर क्यों हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमए इन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। अब हमारा नाम ही सीएम में है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मतलब हम जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे टॉपिक्स भी तो मैनेजमेंट से रिलेटेड होने चाहिए ना, या कॉस्टिंग से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये इनकम टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, वैसे ही हमारे सीएमए का जो सिलेबस है इतना वास्ट है, तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करके हमारे सिलेबस और क्यों वास्ट किया जा रहा है।
देखो, सबसे पहले इसका रीजन रहेगा फियर ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन जो हमारा इनकम टैक्स है वो एक बहुत पुराना एक्ट है। कहाँ का है? हमारा एक्ट है 1961 का। मतलब इतना पुराना एक्ट है, प्लस 1961 से इतने सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स, हमारे लॉज, मतलब केस लॉज, इतने सारे हमारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो मतलब नॉर्मल बंदे के लिए या नॉर्मल पीपल के लिए इनकम टैक्स समझना तो एक, हम कह सकते हैं, बहुत मुश्किल बात है। बट जब बात आती है हमारी प्रोफेशन की, लाइक सीएम में, तो ये एज्यूम किया जाता है कि हमें टैक्सेशन की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि हम अपने 5 साल या फिर 4 से 5 साल हम इनकम टैक्स में ही लगाते हैं। प्लस हम प्रैक्टिस में भी इनकम टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं। जब हम अपनी आर्टिकलशिप करते हैं वहां भी तो इनकम टैक्स के बारे में सीखते हैं ना। तो मतलब हमारे अंदर जो टैक्सेशन का फियर है वो खत्म हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ इनकम टैक्स का जो कोर्स है या सिलेबस है इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड, टैक्स प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। हम जब अपने सीएम में कर लेंगे, देन हम कंपनीज में जाएंगे या फिर अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम वहां पे बहुत सारे डिसीजन लेंगे, लाइक कॉस्ट रिलेटेड, कंपनी से बजट से रिलेटेड। तो हर बजट में हमें टैक्सेशन भी देखना होगा, क्योंकि हर डिसीजन टैक्सेशन से अफेक्ट होगा ही होगा। जब हम अपने कॉस्ट डिसीजन देंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि कैसे वो टैक्स बचा रहा है या नहीं, या उससे डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स रहेगा वो इफेक्ट हो रहा है या नहीं। तो मतलब हमारे डिसीजंस भी हमारे टैक्सेशन डायरेक्टली इफेक्ट रहेंगे, इसलिए हमारा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। देन कैरियर एडवांटेज। अब सीएमए की जर्नी में आप कोई सा भी फील्ड देख लीजिए, हर जगह आपको स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा। बट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी फील्ड है, चाहे आप चूज करो ना करो, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल चल रही, मतलब चाहे आप अपना ऑफिस ओपन करो ना करो, मतलब आप प्रैक्टिस करो ना करो, बट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी फील्ड रहेगी जहां पे आप जॉब करते करते भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप जॉब तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स की डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न भी भर सकते हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स की रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो। वहां पे आपको स्पेशली कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशली टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप जॉब के साथ साथ इस टाइम निकाल के डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हो। प्लस इंटीग्रेशन विद कॉस्ट रिकॉर्ड। हम जितने भी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करेंगे या फिर जितने भी कॉस्टिंग के डिसीजंस लेंगे, हर जगह हमारा डायरेक्ट टैक्स अफेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब हर डिसीजन हमारे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स हमारे टैक्सेशन से अफेक्ट होने वाला है। तो मतलब बीइंग अ सीएमए मेरे को ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे डिसीजन से कितना हमारा इफेक्ट हो सकता है, या फिर मेरे डिसीजन से कितना हमारा डायरेक्ट टैक्स या डायरेक्टली टैक्स अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि वाई इनकम टैक्स इज इंट्रोड्यूस, या फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। अब ये भी देख लेते हैं व्हाट इज इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है व्हाट इज इनकम टैक्स? टैक्स लेविड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। जो हमारे इनकम पे टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है। क्या भैया मजाक करो क्या? ये तो हमें भी पता है, वो तो नाम ही बता रहा है मेरे को कि इनकम टैक्स क्या होगा, जो इनकम पे लगेगा वो टैक्स होता है। बट इनकम टैक्स में टैक्स का मतलब क्या है और इनकम का मतलब क्या है, इनकम क्या होती है मेरी, उसका मतलब क्या है, तो एक बार वो भी बता दीजिए। तो चलो देखते हैं कि टैक्स क्या होता है पहले। टैक्स क्या है? कोई भी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पे लगाती है, एंड वो हमें करना ही होगा। लाइक रोड टैक्स, अगर मेरे को रोड पे चलना है तो वो मेरे को देना ही पड़ेगा। जो टोल टैक्स होता है, अगर मेरे को टोल पास पार करना है, मेरे को हाईवेज पे गाड़ी चलानी है, तो मेरे को टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर मेरे नाम पे क्या होगा, घर होगा, तो मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, मेरे को वाटर टैक्स देना पड़ेगा। या फिर अगर मैं कोई गुड्स कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को जीएसटी डेफिनेटली पे करना होगा। अगर मैं इनकम कमाता हूँ तो मेरे को टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स क्या हो गया? कोई भी कंपल्शन नहीं, मतलब मेरे पास कंपल्शन है, मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे मन है मैं दूं या ना दूं, मेरे को देना ही पड़ेगा। जिससे क्या होगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है ना। जो या तो वर्कर्स की इनकम या फिर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, मतलब क्या होगा, हमारी गुड्स की जो कॉस्ट होगी, लाइक जीएसटी। क्या होता है जीएसटी? हम क्या करते हैं, आप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स की कॉस्टिंग में ऐड कर रहे हैं। अल्टीमेट जो कंज्यूमर होगा वही पे करेगा ना जीएसटी। कभी बिजनेसमैन तो पे नहीं करता अपनी जेब से, वो अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज करता है, मतलब आपसे या मेरे से। तो क्या होगा? अल्टीमेटली टैक्स क्या है? जो अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज किया जाए, जो कंपल्सरी टैक्स है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हायर टैक्सेस विल डैम्पर कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा टैक्सेस लगेंगे उतना ज्यादा कंज्यूमर के पास इनकम कम होगी कि वो खर्च कर सके। जितना ज्यादा मेरे को इनकम टैक्स पे करना होगा, उतना कम ही तो मैं इनकम खर्च कर पाऊंगा ना फिर बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनकम? अब मैंने ये तो देख लिया टैक्स क्या होता है, इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? इनकम का अगर नॉर्मल देखें, इनकम क्या होती है? जो भी मैं कमा रहा हूं,
मतलब चाहे कुछ कैसे भी कमा रहा हूँ, चाहे लीगल इनकम हो या इलीगल इनकम हो। अब लीगल इनकम क्या होगी? जो लीगली स्टेटस है। अगर जब आप सीएमए बन जाओगे, आप जॉब करोगे, तो जॉब क्या होगी? जॉब से जो आपकी इनकम आएगी, वो जो क्या हो जाएगी, वो एक लीगल इनकम है। या फिर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहां से कुछ प्रॉफिट कमाया, वो क्या होगा? वो भी आपकी एक लीगल इनकम है। आपने क्या किया? बैंक में एफडी रखी, वहां से कुछ इंटरेस्ट आया, वो क्या होगी आपकी? वो भी एक लीगल इनकम है। आपकी प्रॉपर्टी थी, वहां से कुछ रेंट आया, वो क्या होगी? वो भी आपकी लीगल इनकम है। आपने क्या किया? आपने सीएमए बनने के बाद अपना ऑफिस ओपन किया, आपने प्रोफेशनल ओपन बिजनेस ओपन किया, एंड उससे कुछ इनकम कमाई, वो क्या हो गया? वो भी आपकी लीगल इनकम है। मतलब लीगल इनकम क्या है? जो मैं अर्न कर रहा हूँ, जो लीगली अर्न कर रहा हूँ, जो मेरे को गवर्नमेंट अलाउ करती है वो काम करने से, वो क्या होगी? मेरी लीगल इनकम। नेक्स्ट क्या आती है? नेक्स्ट आती है इनकम इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हो गया? इनकम इन काइंड का मतलब क्या हो गया? कि मतलब गिफ्ट। आपका बर्थडे था, आपने अपने दोस्तों को पार्टी दी, आपके दोस्तों ने क्या किया? आपको गिफ्ट ला के दिए। अब जो गिफ्ट्स मिले हैं, वो क्या होती है? वो हमारी इनकम इन काइंड होती है। मतलब जितने भी गिफ्ट मिल रहा है, मतलब अगर आपके दोस्त ने आपको 1 लाख रुपए कैश में दिया है, तो क्या होगी? वो आपकी इनकम होगी, क्योंकि अब आप उसे खर्च कर सकते हो। तो ये क्या होगी? ये आपकी इनकम इन काइंड होगी। आपके दोस्त ने आपको कार गिफ्ट करी, तो ये क्या होगा? एक गिफ्ट है जो आपके बर्थडे पे मिला है, वो क्या होगी? इनकम इन काइंड होगी। या फिर किसी तरह के गिफ्ट जो आपके दोस्त दे रहे हैं या आपके रिश्तेदार दे रहे हैं, वो क्या होंगे? आपके सारे इनकम इन काइंड होंगे। देन क्या हो गया? कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स क्या होता है? कि आपके दोस्त ने कहा कि ड्रीम इलेवन पे आप एनवाई पे आप क्या करो? टीम बनाओ, एंड देन खाली 200 रुपए लगाओ। अगर आपकी टीम बेस्ट विन है, तो आपको कितने मिलेंगे? 5000 रुपीज मिलेंगे। आपने टीम बनाई, एंड देन आपने 200 रुपए लगाए, और आपको क्या मिल गए? 5000 रुपए मिल गए। अब ये क्या था कि आपने 200 रुपए लगाए, बट एकदम आपको 5000 मिल गए। क्या आपने अपनी नॉलेज लगाई? क्या आपने बहुत ज्यादा स्टडी की? आपके दोस्त ने कहा आप टीम बनाओ, आपने बना ली। तो मतलब क्या हुआ? ये हमारी कैजुअल इनकम होती है। या फिर एक और एग्जांपल लें, कि आपने क्या किया? एक 200 रुपए की लॉटरी परचेज की। आपने क्या किया? 200 रुपए की लॉटरी परचेज की, उसमें इनाम था 1 करोड़ का। एंड जब नेक्स्ट डे उसका इनाम आया, जब उसका लॉटरी नंबर लिखा, तो आपकी लॉटरी लगी, मतलब आप 1 मिनट में करोड़पति बन गए। तो ये क्या है? ये हमारी कैजुअल इनकम होती है। वो इनकम जहां पे मैंने अपना स्पेशली माइंड नहीं लगाया, जहां पे अपनी नॉलेज नहीं लगाई, जहां पे मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए, वो क्या होगी? मेरी कैजुअल इनकम हो जाती है। देन नेक्स्ट क्या आता है? ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी भी इनकम होती है। ध्यान ना, चाहे वो इलीगल हो, बट ब्लैक मनी भी हमारी क्या होती है? इनकम होती है। अब ब्लैक मनी का मतलब क्या हुआ? काला पैसा। मतलब जो काले कलर का होता है ना। एक बार मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ब्लैक मनी का मतलब क्या है। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, वो पैसा जो काला होता है। मैंने कहा क्या सीए बनेगा रे तू, है ना? तो मतलब ब्लैक मनी क्या हुआ? अब ब्लैक मनी एक्चुअल में होता क्या है? ब्लैक मनी का मतलब होता है वो मनी जिसपे मेरे को टैक्स पे करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब एग्जांपल लेते हैं। मेरी इनकम थी 1 करोड़ की। ठीक है ना? मेरी इनकम थी 1 करोड़ की। मैंने कहा कि 1 करोड़ में से खाली 10 लाख रुपए की मैं क्या करता हूँ? इनकम दिखाता हूँ, एंड उस पर टैक्स पे करता हूँ। बाकी 90 लाख की इनकम क्या करूंगा? या तो अकाउंट में नहीं लूंगा, कैश में ले लूंगा। या फिर अकाउंट में ले ली तो बहुत सारे अनजस्ट एक्सपेंसेस दिखा के उसको इनकम हटा दी। या फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पैसा देना ही नहीं है, मेरे को टैक्स पे करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरी इनकम हटाओ, मेरी कोई इनकम है नहीं, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ मेरी तो इनकम हुई नहीं, या मैंने तो कुछ कमाया नहीं, सारा कैश में लेता हूँ। तो ये सारे, ये जो 1 करोड़ है, ये क्या है? एक्चुअल में मेरे पास इनकम है, बट मैंने उस पर टैक्स नहीं पे किया। एक्चुअल में मेरे पास इनकम है, बट मैंने उस पर टैक्स नहीं पे किया, तो ये क्या होगी? ये मेरी ब्लैक मनी होगी। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, कि अगर मेरे दोस्त की क्या थी? उसकी 5 लाख रुपीज की इनकम थी। अब क्या है? 5 लाख रुपीज की गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जामेशन दिया। मतलब गवर्नमेंट ने आके कहा है, क्योंकि आपकी 5 लाख तक की इनकम है, तो आप टैक्स मत दीजिए। अब क्या ये ब्लैक मनी होगी क्या? ये ब्लैक मनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट ने आके कहा है कि आपकी इनकम बहुत कम है, आपकी जो इनकम है बहुत बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए हम आपको एग्जामेशन दे रहे हैं। मतलब ये 5 लाख रुपए ब्लैक मनी नहीं है। बट क्योंकि ये जो 1 करोड़ रुपए है, जिसपे मेरे को टैक्स देखना चाहिए, मैं लाइबल भी हूं, मेरे पास टैक्स भी लग रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास इनकम आई नहीं, मैंने पैसे कमाए नहीं, या फिर कमाए थे वो सारे डूब गए, मेरे को डेटर्स ने पैसे दिए नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये इनकम छुपा रहा हूँ। तो ये क्या होगी? मेरी ब्लैक मनी होगी। एंड लास्ट क्या हो गया? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया? जो कैपिटल नेचर की होती है। मतलब क्या है? जो हर रोज नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है। लाइक एग्जांपल लेते हैं। मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी, लेट्स सपोज 20 लाख रुपीज की, एंड मैंने वो सेल कर दी 50 लाख रुपीज की। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख। क्या मैं हर रोज प्रॉपर्टी सेल करता हूँ क्या? नहीं। ये तो मेरी कैपिटल नेचर की होगी ना, मेरे दादाजी ने परचेज की थी, मैंने सेल कर दी, तो ये जो 30 लाख रुपीज है, ये क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया।
एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे दादाजी ने क्या किया था, टाटा के शेयर्स परचेज किए थे, लेट सपोज ₹2 पर शेयर, एंड आज उस शेयर की वैल्यू है लेट सपोज ₹300, एंड मेरे पास थे 100 शेयर्स। तो क्या हुआ, मेरे पास 298 इंटू 100 मतलब क्या हो गया, 29,800 का प्रॉफिट हो गया। क्या मैं शेयर हर रोज बेचता हूँ क्या? नहीं, मेरे दादाजी ने परचेज किए थे, मैंने आज सेल कर दिए, तो ये क्या होगी, ये भी हमारे कैपिटल नेचर की होगी, तो ये क्या होगा, मेरा कैपिटल गेन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत सारा सोना खरीद के रखा था। अब उस सोने को मैंने क्या किया, आज के टाइम पे बेच दिया, है ना? तो मतलब क्या हुआ, दादाजी ने सोना कलेक्ट किया, सोना खरीदा, बट मैंने बेचा, तो ये क्या होगी, कैपिटल नेचर की होगी। मैं हर रोज ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट अगर इसका दूसरा एग्जांपल है कि मेरे पास शेयर्स थे, मैं हर रोज बाय सेल करता हूँ, एंड देन वो इनकम कहाँ जाएगी, वो मेरी इनकम आ जाएगी लीगल इनकम, या फिर वो होगी मेरी बिजनेस इनकम। मतलब अगर मेरा काम ही है, अगर मेरा काम ही होता, मैं प्रॉपर्टी में बाय सेल करते रहता हूँ, तो वो इनकम जाती है मेरे कहाँ पे, बिजनेस इनकम में। बट क्योंकि वो दादाजी की थी, मैं कभी कभार, अगर मैंने क्या की, मैंने 5 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की एंड आज सेल कर दी, तो ये क्या होगी, कभी कभार की इनकम है, हर रोज सेल नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? तो ये क्या होगी, मेरी कैपिटल गेन, ये क्या होगी, मेरी कैपिटल नेचर की। और जो रिवेन्यू की नेचर की होती है इनकम्स, वो हमारी बिजनेस इनकम होती है, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हम आगे इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना? जो हमारे क्या है, सिलेबस में भी है। मतलब अब मेरे को ये तो समझ में आ गया इनकम क्या है, मेरे को ये भी समझ में आ गया टैक्स क्या है। अब ये इनकम टैक्स क्या हुआ, वो सारी इनकम, चाहे मैं कैसे भी कमा रहा हूँ, चाहे मैं किसी तरह से भी कमा रहा हूँ, चाहे मैं लीगली कमा रहा हूँ या इलीगली कमा रहा हूँ, चाहे मैं लीगल काम करके लाइक सैलरीज या फिर इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, या फिर इलीगल काम करके लाइक एक्सटॉर्शन वगैरह, अगर वो मेरा पकड़ा जाता है, मेरी इनकम पकड़ी जाती है, तो उस पर मेरे से इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स क्या हुआ, जो मेरी इनकम पे लगता है। आप जब स्टाइपेंड आगे क्या करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी, उस पर भी टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी लीगल इनकम है ना? आप पैसे कमा रहे हो तो उस पर टैक्स भी पे करोगे। वो अलग बात है कि आपकी एग्जेम्पशन हो सकती है, मतलब जितनी भी आपकी क्या होगी, स्टाइपेंड होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। अब जो मेन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है, व्हाई गवर्नमेंट चार्ज इनकम टैक्स, या व्हाई गवर्नमेंट चार्ज टैक्स। अभी अभी हम इको पढ़ के आए हैं, मैंने ही आपको पढ़ाई, इकोनॉमिक्स में हमने क्या कहा था, कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी डेफिसिट होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट को कभी भी डेफिसिट होता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आइदर गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, है ना? या तो आरबीआई से बोरो करेगी, या फिर किसी और बाहर नेशन से बोरो कर सकती है, आईएमएफ से कर सकती है, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या आता है, प्रिंट नोट्स, ठीक है ना? आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट्स प्रिंट कर सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी ही, तो वो बोरो कर सकती है, या फिर नोट प्रिंट कर ले, हमसे टैक्स क्यों कलेक्ट करी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है। पहले क्या हो गया, रोड्स को मैन्युफैक्चर करने में, जितने भी हमारे रोड्स बनते हैं, जितने भी ठेके छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ही तो छोड़ती है ना, गवर्नमेंट ही तो पैसा लगाती है ना। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, हमारे रोड्स पे। नेक्स्ट, डैम्स पे, हमारे जितने भी डैम्स वगैरह होते हैं, रोड्स होती हैं, इन पे कौन खर्चा करता है, हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है। एंड जो मेन हमारी गवर्नमेंट का खर्चा रहता है, वो रहता है डिफेंस। अभी लेटेस्टली गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2000 करोड़ ड्रोन्स पे खर्च किए हैं, जो हमारे वॉर ड्रोन्स होते हैं, वो जो वॉर्स में यूज हो सकता है। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारी डिफेंस में इतना खर्च कर रही है, प्लस जो रशिया या फिर यूएसए से कि जो भी हमारे इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, डिफेंस के एयरक्राफ्ट वगैरह आते रहते हैं, या फिर मिसाइल्स वगैरह आती रहती है, तो गवर्नमेंट वहां पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड्स पे, डैम्स पे या डिफेंस में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खर्च कर रही है। नेक्स्ट, जो मेन जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहता है, वो रहता है एजुकेशन का। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए ना, एंड देन गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सी बार फ्री फूड भी प्रोवाइड करती है, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट खर्चा ही तो कर रही है। एंड देन पब्लिक वेलफेयर, हम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लाइक जो पुलिस वाला जो हमारी सेफ्टी के लिए हो जाता है, वो कौन खर्चा कर रहा है, वो गवर्नमेंट ही तो खर्चा कर रही है ना। एंड जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, वहां क्या होता है, कंसेशन में आपका इलाज हो सकता है, या फिर बहुत सी बार दवाइयां भी बहुत ज्यादा कंसेशन में दी जाती है। मतलब अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है। एंड जो थर्ड मेन रीजन होता है, वो रहता है गवर्नमेंट इनकम सोर्स। मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की इनकम रहती है, इनकम सोर्स रहता है, आपको पता है, अप्रोक्स 55 to 60%
जो गवर्नमेंट की इनकम आती है वो खाली डायरेक्ट टैक्स आती है, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स दोनों मिला के, मतलब 55 to 60% खाली इनकम टैक्स कवर कर रहा है, प्लस 15 to 20% हमारा जीएसटी कवर करता है, एंड जो हमारे बोरोइंग्स रहती है वो खाली 3 to 4 या 5 to 6% ही रहती है पूरे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। मतलब अगर गवर्नमेंट टोटल 1 रुपए कमा रही है तो उसमें से अप्रोक्स 60 पैसा हमारा डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड अप्रोक्स 20 पैसा हमारा जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी एंड कस्टम्स। जो हमारे प्रिंटिंग नोट्स या बोरोइंग्स होगी ये तो 4 to 5% या मैक्सिमम 10% होता है, या फिर अदर मिसलेनियस मिला के 20% हो जाता है। ठीक है ना? तो मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है अल्टीमेटली मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तो सपोर्ट करती है ना, कुछ बजट अनाउंस करती है हर स्टेट का, अलोकेट करती है रेवेन्यूज में से, तो मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हमारे लिए, अपने लिए और पूरे देश के लिए पैसा खर्च कर रही है। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। गवर्नमेंट कभी भी अपने लिए नहीं लेती है, अपनी जेब में नहीं रखती है, वो हमारे लिए ही खर्च कर देती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स, डिफेंस या फिर डैम्स बनाने के लिए, सेकंड हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के लिए, एंड थर्ड गवर्नमेंट की इनकम सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलानी है एंड देन स्टेट गवर्नमेंट भी चलानी है, प्लस बहुत सारी हमें सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है हु पेज इनकम टैक्स। हमने ये तो देख लिया इनकम टैक्स क्या होता है, हमने ये देख लिया गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है। अब क्वेश्चन है पे कौन करता है इनकम टैक्स, पे कौन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, आपके भाई बहन या फिर सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, जितने भी बंदे होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इंडिविजुअल्स में। आप इंडिविजुअल्स में नहीं आते, आप कहाँ पे आते हो, आप आते हो प्रोफेशनल्स में। सीएमए क्या होता है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है ना? तो जब आप सीएमए बन जाओगे, आप इनकम कमाओगे, तो आपका प्रोफेशन में आएगा। ठीक है ना? एंड बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो हमारी इनकम आती है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होता है उनसे इनकम कमाता है, वो सारे बिजनेसमैन होता है। जो ट्रेडिंग से पैसा कमाता है वो सारे बिजनेसमैन होता है। जो बाय सेल से पैसा कमाता है वो सारे बिजनेसमैन होता है। एंड अगर आप शेयर्स को कंटिन्यूअसली बाय सेल करते रहते हो तो आपकी जो इनकम होगी वो भी आपकी बिजनेस में ही आएगी, मतलब एज अ बिजनेस टैक्सेबल होगी, वो आपकी कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आप डेली उनको बाय सेल करते रहते हो, आप डेली क्या करते हो, बाय करते हो, एंड डेली क्या करते हो, सेल कर देते हो। इसलिए गवर्नमेंट कहती है इसको हम आपकी बिजनेस इनकम मानेंगे, आपकी कैपिटल गेन इनकम नहीं मानेंगे। एंड लास्ट क्या आ जाता है, कंपनीज, अल्टीमेट कंपनीज, जितने भी हमारे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या फिर फॉरेन कंपनी, ओपीसी, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं अल्टीमेटली वो क्या करती है, टैक्स पे करती है। मतलब अल्टीमेटली कौन टैक्स पे कर रहा है, या तो इंडिविजुअल्स या फिर हमारी बिजनेस या प्रोफेशनल्स या फिर कंपनीज, हम सारे मिलके क्या करते हैं, जो हमारा 55 to 60% का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, वो हम कर रहे होता है। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स ही प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे निर्भर है। अब ये टॉपिक ये हमारे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्यों प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया। देखो इसका सिंपल सा रीजन है, लेट सपोज आप क्या करते हो, आप सीएमए बन जाते हो एंड देन जॉब करते हो, आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम आती है, आपकी अप्रैल की इनकम आती है 1 लाख रुपीज, एंड जैसी आपकी इनकम आती है तो गवर्नमेंट आती है आपसे कहती है कि आपने 1 लाख रुपए कमाया, जल्दी से रिटर्न फाइल करो, सॉरी, एंड हमें इस पे टैक्स पे करो। आपने क्या करो, ठीक है, फिर मई की इनकम आई, आपसे फिर कहा गया आप इनकम टैक्स फाइल करो एंड देन रिटर्न फाइल करो। जून की इनकम आई, देन आपसे टैक्स कलेक्ट किया गया, आपने आपसे कहा गया रिटर्न फाइल करो। मतलब 12 महीने है, 12 महीने आपको इनकम आएगी, एंड 12 महीने आपसे क्या कहा जाएगा, सबसे पहले आप अपने टैक्स पे करो एंड देन रिटर्न फाइल करो। मतलब 12 आपकी टैक्स रिटर्न होगी, 12 बार आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, 12 बार क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे। अब कितना अजीब सा लग रहा है ना, ये तो हम सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं, अगर पूरे इंडिया की बात करें, मतलब हर महीने क्या कर रहे हैं, हर महीने लोग टैक्स पे करेंगे, हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो कितना ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। मतलब एक तो टैक्स पे करो, प्लस प्रोफेशनल्स की फीस, प्लस गवर्नमेंट को इन रिटर्न्स को प्रोसेस भी तो करना है, जो डिस्क्रिपेंसी होंगे वो भी निकालनी है, प्लस जो नोटिस आएंगे उनका जवाब देना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो टॉपिक है ये वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं।
अब प्रीवियस ईयर क्या हो गया? प्रीवियस ईयर का मतलब है वो ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई है। मतलब वो ईयर जब मैं इनकम कमा रहा हूं वो क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। एंड असेसमेंट ईयर क्या हो गया? जिस ईयर में मैंने इनकम कमाई है उसके नेक्स्ट ईयर में क्या करता हूं? उसको असेस करता हूं, मतलब कैलकुलेट करता हूं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको पूरे 12 महीने दे दूं, आप क्या कीजिए 12 महीने में पूरी जी जान लगा के अपनी इनकम कमाइए। एंड अगले 3 से 4 महीने में क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए कि आपने 12 महीने में कहां कहां इनकम कमाई है। आपने सैलरी से कितनी कमाई है, आपने बिजनेस से कितनी कमाई है, आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है। आप पहले अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, टोटल कीजिए एंड उस पे मेरे को टैक्स पे कीजिए। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया? वो ईयर जिसमें मैंने इनकम कमाई है। एंड असेसमेंट ईयर देखो, नाम से ही पता लग रहा है असेस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस ईयर में इनकम अर्न करी जा रही है वो क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर क्या हो गया? ईयर इन विच टैक्स इज पेड, जिस ईयर में क्या कर रहा हूं मैं? टैक्स पे कर रहा हूं, वो क्या हो गया? मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो फाइनेंशियल नंबर फाइनेंशियल 24-25 है, इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2025 एंड 26। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरा असेसमेंट ईयर है 2021-2022, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर देखो ये होगा 2020 टू 2021। ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? पहला ईयर। अब देखो यहाँ पे 2021 आया ना, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। एंड अगर प्रीवियस ईयर दिया होता तो मैं क्या करता हूँ? इसको स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर फिर बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्या है? जब मैंने इनकम कमाई है। मैं करंट ईयर में इनकम कमा रहा हूँ। जो भी डेट देखो, आज क्या डेट चल रही है? आज डेट है हमारी 23 दिसंबर 2025। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा? प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ठीक है ना? एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा? अभी बताया ना असेसमेंट ईयर कैसे आएगा? असेसमेंट ईयर होगा 1 4 2026 टू 31 मार्च 2027। जनरली हम शॉर्ट में क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर को लिखते हैं 2025 टू 2026 एंड असेसमेंट ईयर को लिखता है 2026 टू 2027। मतलब देखो ये वाली डेट यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना? तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। बट एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? या फिर प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 1 4 25 टू 31 मार्च 26। ये क्या हो गया? पूरा साल जहां मैंने इनकम कमाई है। एंड देन अगले साल जब मैं असेस करके उस पर टैक्स पे करता हूँ, वो क्या हो गया? मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक है ना? तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का टॉपिक समझ में आया हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम। हमारी इनकम कितनी तरह की होती है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 हमारी खाली 5 हेड होता है। मतलब सारी इनकम, अगर कोई इनकम इन हेड्स में नहीं आ रही है तो वो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। कोई इनकम इस टैक्स में आ गई तो टैक्सेबल है। एंड अगर इस टैक्स में, इस हेड्स में नहीं आई तो टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट हेड क्या है हमारा? सैलरी। अब सैलरी क्या होगी? जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा। क्या होगा? क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मतलब आपने कुछ पैसा कमाया कहां से? आपके एम्प्लॉयर से, जहां पे आप काम कर रहे थे, पूरे साल काम किया है या कुछ महीने काम किया है एंड उससे कुछ इनकम कमाई, तो क्या होगी? वो हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी से। वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में मानी जाएगी एंड अंडर सैलरी हेड टैक्सेबल होगी। देन हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया? जितने भी हमारे फ्लैट की इनकम होगी। मतलब आप आगे जाके सीएम में बनोगे, देन आपके पास 2 या 3 घर होंगे, उसमें से एक में ही रहोगे ना, जो बाकी के 2 घर होंगे वो क्या होगा? आप रेंट पे दोगे। एंड जो रेंटल इनकम आएगी वो क्या होती है? हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पापा की 2 या 3 प्रॉपर्टी होंगी, है ना, आपके पापा की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, तो आप एक ही घर में रहते होंगे ना, तो बाकी जो घर है वो उन्होंने रेंट पे दिए होंगे एंड वहां से मंथली कुछ रेंटल आता होगा। तो जो रेंटल वाली इनकम है, जो मंथली रेंट आ रहा है, वो क्या होगी? हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन क्या हो गया? बिजनेस इनकम, मतलब जितना भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितने भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, जितना भी हम बाय सेल करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, हम जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जितना भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, वो सारे क्या होता है? बिजनेस होता है।
स्पेशली एक और बात बताता हूँ, जितने भी शेयर्स की बाय सेल होती है, शेयर्स की, ग्रीन से करता हूँ, है ना, बाय एंड सेल हो रही है, अगर वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, अगर मेरा काम ही है कि मैं क्या करता हूँ, हर रोज खाली बैठ के शेयर्स को बाय सेल करता हूँ, शेयर्स में ट्रेड करता हूँ, तो क्या होती है, वो मेरी इनकम आएगी, बिजनेस इनकम। बट अगर मेरी शौक नहीं है, मैं क्या करता हूँ, आज परचेज किया, 10 दिन बाद सेल कर दिया, या एक हफ्ते बाद सेल कर दिया, या फिर एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, मैं हर रोज शेयर बाय सेल नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो हम एक बार अपने इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। जनरली शॉर्ट टर्म शेयर्स में होता है 1 ईयर्स का, मतलब अगर मैंने क्या किया, 1 साल के अंदर अंदर शेयर सेल कर दिए, तो मेरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है ना, एंड अगर 1 साल से ज्यादा सेल किए तो वो लॉन्ग टर्म होता है। अब इससे भी फर्क पड़ता है, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो क्या टैक्स रेट रहेगा, लॉन्ग टर्म होगा तो क्या टैक्स लगेगा, वो हम इनकम टैक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जस्ट एक आपका इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का। एंड देन क्या आ जाता है, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज क्या हो गया, आपकी जितनी भी इनकम बची है, बस आपकी सैलरीज होगी, देन हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनके अलावा जितनी भी इनकम होगी, वो सारी क्या होगी, अदर सोर्सेज। लाइक आपकी लीगल इनकम एक्सक्लूडिंग, वाओ, जो ऊपर है उनको एक्सक्लूड करके जितने भी लीगल इनकम होगी, आपकी यहाँ आ जाएगी। देन आपकी इलीगल इनकम, देन आपकी कैजुअल इनकम्स, या फिर एक और इंपॉर्टेंट यहीं पे बताता हूँ, वैसे हमारा हाउस प्रॉपर्टी में कब होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने किसी से रेंट पे लिया है एंड देन उसको रेंट पे दिया है, मतलब आप क्या करो, एज अ मीडिएटर, आपने किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है एंड देन आपने लिया 3,000 पर मंथ पे, एंड आपने दे दी 4,000 पर मंथ पे, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो डिफरेंस होता है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टेक्सेबल होता है। ठीक है ना, एंड देन क्या हो गया, अदर इनकम्स, लाइक हमारी कैजुअल या फिर लॉटरी वगैरह, ये सारी इनकम्स कहाँ टैक्सेबल होती है, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम। अभी हमने कहा कि हमारा 2 ईयर होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। क्या होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या था, वो ईयर जिसमें मैंने इनकम कमाई है, या फिर वो ईयर जिसमें मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ। एंड असेसमेंट ईयर क्या हो गया, वो ईयर जिस ईयर में इनकम कमाई उससे नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर में असेस कर रहा हूँ। अब जब मैं असेस करूंगा तो गवर्नमेंट को कैसे बताऊंगा, गवर्नमेंट को बताऊंगा रिटर्न ऑफ इनकम से। मतलब मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर का मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न। मेरे को गवर्नमेंट कुछ टाइम देती है, जनरली वो 31 जुलाई होता है, बट रिलेटेड टू एसएससी या फिर केस टू केस वो वेरी करता है, वो हम कहाँ देखेंगे, वो हम अपने रेगुलर लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, बट क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर इनकम कमाई है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग, रिटर्न जो भी हमारा फॉर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। जनरली क्या होता है, ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन होता था, बट अब 100% क्या होता है, ऑनलाइन होता है। हमें क्या करनी पड़ती है, अपनी ऑनेस्टी शो करनी पड़ती है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डिक्लेरेशन देता हूँ कि जितनी इनकम कमाई है वो मैं ऑनेस्टी से डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड जो टैक्स बनता है वही बनता है, एक्स्ट्रा नहीं बनता है। मतलब मैं कोई भी ब्लैक मनी नहीं रख रहा हूँ। ब्लैक मनी क्या थी, काला पैसा नहीं था, वो मनी जिसपे मेरे को टैक्स पे करना चाहिए था बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास कोई भी मनी नहीं है। गवर्नमेंट मेरे से एकदम आके नहीं कहेगी कि आपकी इनकम क्या है। गवर्नमेंट पहले रिटर्न को प्रोसेस करेगी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कुछ चोरी किया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिस आपको इश्यू कर सकती है। एंड अगर आपने बहुत ज्यादा सीवियर ऑफेंस किया है, मतलब आपने क्या किया, आपके पोर्टल पर आ रही है आपकी 1 करोड़ इनकम, बट आपने कहा मेरी तो खाली 1 लाख रुपए इनकम है, आपने रिटर्न में क्या दिया, 1 लाख रुपए, एंड गवर्नमेंट को पता लग गया कि आपने बहुत सारी कैश में ट्रांजेक्शन किया है, तो गवर्नमेंट आपके घर पे आके छापा मार सकती है। ठीक है ना, मतलब रेड कर सकती है, एंड आपसे पूछ सकती है जो आपने रिटर्न भरी है वो कैसे भरी है, या फिर आपके पास क्या प्रूफ्स हैं कि आपने खाली 1 लाख रुपए कमाए हैं।
ठीक है ना। तो जनरली रेड बहुत आसानी से नहीं होती है। जनरली क्या होता है, आपने बहुत ज्यादा सीवियर ऑफेंस किया होगा या फिर बहुत ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन की होगी, जब भी आप पे क्या होती है, रेड होती है। चलो वो तो हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन रहेगा, जब हम इनकम टैक्स करेंगे, जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस करेंगे, वहां पे ये सारे टॉपिक्स कवर करने ही वाले हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। हमने क्या कहा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीएसटी। आज करंट क्लास में हमने पढ़ लिया इनकम टैक्स। आई होप मैंने जितने टॉपिक्स आपको कराए होंगे, आपको वो समझ में आए होंगे। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब हमारा टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट अपनी क्लास में जीएसटी में लिया था। क्या होता, एक मैन्युफैक्चर था। इससे आपका आईटीसी का भी हमारे थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एक मैन्युफैक्चर हो गया, देन रिटेलर हो गया, एंड देन अल्टीमेटली क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। जो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट आई होगी, ये क्या होगी, सेल वैल्यू होगी मैन्युफैक्चर की। इसमें क्या करेंगे, हम जीएसटी ऐड करेंगे। लेट्स सपोज एट द रेट 18%, 18,000 रुपीज। ठीक है ना। तो टोटल जो अमाउंट कलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चर रिटेलर से, वो क्या होगी, 1,18,000 रुपए। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर की कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख रुपए। 1,18,000 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 18,000 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब बाद में गवर्नमेंट इसको एज ए एडवांटेज आपको अलाउ कर देगी, तो इसलिए हम इसको कॉस्टिंग में नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। जो रिटेलर होगा वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, लेट सपोज 20,000 रुपीज। एंड देन क्या हो गया, टोटल कॉस्ट आ गई 1,20,000 रुपीज। अब रिटेलर क्या करेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को 1,20,000 में सेल करेगा। इसमें क्या करेगा, देन जीएसटी चार्ज करेगा एट द रेट 18%। कितना आएगा, 1,20,000 का 18%, ये क्या गया, 21,600। तो टोटल अमाउंट कलेक्शन क्या होगा, 141,600। ये अमाउंट क्या है, जो हमारा रिटेलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, 141,600। अब इस 141,600 क्या हो गया, इसके दो बाइफर्केशन हो गए। एक तो 1,20,000 रुपए जो कॉस्टिंग है, एंड बाकी का क्या होगा, 21,600 जो मेरा रिटेलर, जो रिटेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। बट जब वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने जाएगा, तो वो कहेगा कि मैं 21,600 में से 18,000 आपको पहले ही टैक्स पे कर दिया था। वो कब किया था, जब मैंने आपसे इनपुट परचेज किया था, जब मैंने ये 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया था। तो अब रिटेलर क्या करेगा, खाली 3,600 ही पे करेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत आराम से आपके साथ जीएसटी में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए पहले। ठीक है ना। तो हमारे रिटेलर क्या करेगा, 3,600 अल्टीमेटली क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। एंड जो कंज्यूमर होगा, इसके लिए कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, इसके लिए कॉस्ट आएगी 1 लाख। कितनी आएगी, 1,41,600। ये जीएसटी क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो एंड कंज्यूमर है, वो अपने आप कंज्यूम कर रहा है, वो अल्टीमेटली बिजनेस या किसी और को सेल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जीएसटी और इनकम टैक्स कहां से आता है, देखो, जो रिटेलर का प्रॉफिट है, जो रिटेलर का प्रॉफिट है 20,000 का, इस पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स। क्यों, क्योंकि हमारे जो रिटेलर है वो उसकी इनकम है। एंड जो ये 120,000 है, इस पे जो ये जीएसटी अमाउंट लगा है, ये क्या हो गया, जीएसटी हो गया। मतलब क्या हो गया, जीएसटी कब लगता है, जब मैं कोई गुड्स सेल करता हूँ। एंड इनकम टैक्स कब लगता है, जब मैं कोई इनकम कमाता हूँ। ये 20,000 क्या है, ये मेरी इनकम है। ये 21,600 क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है, जो मैंने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है एंड गवर्नमेंट को पे करूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 20,000 है वो मैंने अर्न किया है, तो मैं ही पे करूंगा। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। बट जो ये 21,600 है, वो अल्टीमेटली मैंने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है। उसका बर्डन मैंने कंज्यूमर को शिफ्ट कर दिया है, वो मैं अपनी जेब से नहीं पे कर रहा हूँ। मतलब बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, जिसका बर्डन मैं शिफ्ट कर सकता हूँ वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर जीएसटी। एंड जिसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता, वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। सेम मैन्युफैक्चर के लिए क्या होगा, 1 लाख रुपीज। हो सकता है इसमें से जो भी हम कॉस्टिंग माइनस कर सकते हैं वो मैंने नहीं लिया है। तो ये क्या हो गया, 1 लाख क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। इस पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स। एंड 18,000 क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीएसटी। ठीक है ना। एंड एक चीज और मैं यहाँ से बताता हूँ कि हमेशा इनकम टैक्स कब लगता है, जब मैं कोई इनकम कमाता हूँ। एंड जीएसटी कब लगता है, जब मैं कोई गुड्स सेल करता हूँ। अब अगर कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कंज्यूमर ने इनकम कमाई होगी,
लाइक सैलरी वाली या बिजनेस वाली या फिर किसी और तरह की इनकम, उस इनकम पे क्या लग रहा होगा? इनकम टैक्स। अब जो टोटल टैक्स, लेट्स सपोज अगर क्या किया है कंज्यूमर ने, क्या किया होगा कंज्यूमर ने, क्या होगा, लेट्स सपोज 10 लाख की इनकम कमाई है। अब इस 10 लाख में से 2 लाख रुपीज का इनकम टैक्स पे करके आया, तो बची कितनी? 8 लाख रुपीज। अब ये 8 लाख रुपीज क्या बची है? हमारे कंज्यूमर के पास बची है। अब इस 1 लाख को क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा, मतलब क्या करेगा? कुछ गुड्स परचेज करेगा, जैसे कि उसने यहाँ किए। यहाँ पे गुड्स कितने के परचेज किए? यहाँ पे गुड्स परचेज किए 1,20,000 के, एंड उस पर 21,600 जीएसटी पे किया। मतलब पहले हम इनकम कमाएंगे, उस पर इनकम टैक्स पे करेंगे, एंड देन जब कोई भी गुड्स कंज्यूम करेंगे, उस पर जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी टैक्स हम पे करेंगे। ठीक है ना? तो ये रहता है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एक बार देख लेते हैं डिफरेंस। क्या है हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी में डिफरेंस? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा, इनकम टैक्स कब लगता है? जब हम इनकम कमाते हैं। कब लगता है? जब हम इनकम कमाते हैं। फर्स्ट, इनकम अर्निंग पे, अर्निंग ऑफ इनकम। एंड जीएसटी कब लगता है? जब हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, मतलब कंजप्शन ऑफ गुड्स। देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? नेक्स्ट डिफरेंस हो गया हमारी प्रोग्रेसिव। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी इनकम टैक्स बढ़ेगा। अगर क्या हुआ, अगर मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो हो सकता है मैं 1 लाख टैक्स पे करूं। बट अगर मेरी 50 लाख की इनकम होगी, तो हो सकता है मैं क्या करूं, मैं 4 लाख का टैक्स पे करूं। प्लस स्पेशली मेरे पास सरचार्ज भी लग सकता है, लाइक 10%। 1 करोड़ से ऊपर वो 15% हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं इनकम कमाता हूँ, वैसे पहले इनकम का टैक्स बढ़ता है, इनकम टैक्स की अमाउंट बढ़ती है, एंड रेट्स भी इंक्रीज होता है। ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव इन नेचर हो गया। प्रोग्रेसिव, पीआरओ, प्रोग्रेसिव इन नेचर। बट जीएसटी क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि चाहे मैं कितना भी टैक्स पे करूं, चाहे मैं कितने भी गुड्स सेल करूं, अगर उस प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लग रहा होगा, तो वो 18% लगेगा। चाहे मैं एक प्रोडक्ट सेल करूं, चाहे मैं 10 प्रोडक्ट सेल करूं, चाहे मैं 100 प्रोडक्ट सेल करूं, मतलब मेरे प्रोडक्ट सेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स में इनकम कमाने से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 18% में फॉल कर रहा होगा, तो उस पर 18% ही लगता है। एंड थर्ड क्या हो गया? रिटर्न फाइलिंग, एनुअल। जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, वो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, मतलब साल में खाली एक बार रिटर्न फाइल होती है। एंड जो जीएसटी की फाइल होती है, वो मेनली मंथली होती है। क्वार्टरली भी होती है, बट हम मेनली मंथली करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो हमेशा मंथली ही टैक्स क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल टू ऑल हु अर्न इनकम। क्या हुआ? जो पैसा कमाएगा उस पे इनकम टैक्स लगेगा। बट जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी कौन पे करेगा? हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है ना? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो जीएसटी पे करेगा। एंड लास्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। क्या हुआ? जो इनकम टैक्स है, उसका बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। बट जीएसटी का क्या होता है? बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ऐसे ही तो है ना? जो हमारा बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है? वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से कलेक्ट करता है, एंड गवर्नमेंट को पे कर देता है, अपनी जेब से तो नहीं पे करता है। तो मतलब क्या हो गया? जो इनकम टैक्स का जो बर्डन होता है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकता है। अगर मैंने इनकम कमाई है, तो मैं ही पे करूंगा। मेरे भी पे मेरे मम्मी पापा या मेरे भी पे मेरा भाई टैक्स नहीं पे करेगा। बट जीएसटी में क्या होता है? हो सकता है मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ गुड्स परचेज किया एंड मैं कंज्यूम करूं, टैक्स ने पे किया, मेरे भाई ने कंज्यूम मैंने किया, या फिर मेरे पापा ने परचेज किया और मैं क्या करूं, उनको कंज्यूम करूं। तो ये रहता है हमारा बेसिक डिफरेंस इनकम टैक्स एंड जीएसटी।
तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन खत्म करना चाहूंगा, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनकम टैक्स। लास्ट सेशन मैंने आपको डिस्कस किया था जीएसटी। आई होप मेरे ये लेक्चर्स आपको हेल्प होंगे, आपको इनकम टैक्स और जीएसटी समझने में हेल्प की होंगी, आपके इनकम टैक्स और जीएसटी की फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प किया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप डाउट्स में मेरे को बता सकते हो। अब जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, टैक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लॉजिकल व्हेन लर्नड स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या है, ऑल्दो हर कोई कहता है कि टैक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, या फिर हर कोई कहता है सीए में आके टैक्सेशन की वजह से ही बच्चे फेल होते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे, अगर आप स्टेप वाइज पढ़ोगे प्लस उसको डेली रिवाइज करोगे, तो इसलिए आप टैक्स में भी एग्जामेशन ला सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन एंड करते हैं, बट जाने से पहले आज शाम को कुलदीप सर का फाइनेंशियल अकाउंट्स का लेक्चर आने वाला है, प्लस कल को पीयूष सर का भी कॉस्टिंग का लेक्चर आएगा, जहां पे वो आपके साथ अकाउंट्स एंड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको बैच से रिलेटेड या फिर अर्ली बर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर सिम्बे फाउंडेशन रिजल्ट्स, एंड मिलते हैं हम अपने रेगुलर लेक्चर में। बाय बाय।